नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या विपक्ष की ओर से वोट चोरी के आरोपों के जवाब में बीजेपी घुसपैठियों का मुद्दा ला रही है? क्या बिहार और असम में बीजेपी इसी मुद्दे को उछालकर अपने कुशासन पर पर्दा डालना चाहती है और पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यकों को डराकर अपने पाले में करना चाहती है? आखिर प्रधानमंत्री ने पूर्णिया की सभा में ये क्यों कहा कि भारत में घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी? क्या वे भूल गए कि 11 साल से उनकी ही सरकार है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, उनकी ही है? क्या वे अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं पूर्णिया। पूर्णिया में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री पहुंचे थे। उनकी एक रैली थी। इन दिनों पूर्णिया बिहार में है। बिहार इन दिनों विपक्ष के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से गूंज रहा है। एसआईआर का मुद्दा भी बीते दिनों काफ़ी गरमाया हुआ था। राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने बिहार में इसके खिलाफ एक बड़ी यात्रा निकाली थी, लेकिन पूर्णिया में रैली को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए थी। उनके शब्द और तीखे हमलों पर गौर कीजिए। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? उन्होंने कहा कि सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बिहार, बंगाल और असम के लोग अपनी बहन बेटियों के लिए चिंतित हैं। अब बिहार और असम में तो इन्हीं की सरकार है। बिहार में तो लगभग 20 साल से, थोड़े से वक्फे को छोड़ दिया जाए तो, और असम में भी कुछ दिन बाद 10 साल हो जाएंगे। तो क्या ये सुरक्षा बहन बेटियों की नहीं कर पा रहे हैं वहाँ? क्या इसका जवाब देंगे वो? लेकिन पहले इनके भाषण के अन्य मुद्दे को भी समझ लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस और राजद के लोग घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन लें कि इस देश में भारत का कानून चलेगा। ये अजीब बात है कि 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और घुसपैठ के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर उनके रहते भारत में भारत का कानून नहीं चल रहा तो किसकी नाकामी है? और जैसा मैंने कहा, बिहार और असम में तो उनकी ही सरकार है, तो बहन बेटियां, बहू वगैरह वगैरह सुरक्षित क्यों नहीं है? तो जिम्मेदारी किसकी है? डेमोग्राफी बदलने की बात करने का आधार क्या है? क्योंकि मोदी सरकार ने जनगणना तो कराई नहीं। तो क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि उनकी नाकामी पर सवाल ना उठे? सबसे पहले जान लेते हैं कि घुसपैठ है क्या और उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। इस नक्शे पर नजर डालिए। घुसपैठ का आम तौर पर इन दिनों जो मतलब है वो है बांग्लादेश, जो यहाँ पर है, इसकी सीमा से लोग अगर भारत में प्रवेश कर जाते हैं, बंगाल में या असम में, तो ये कहा जा रहा है कि घुसपैठ होती है। वैसे ये सच है कि लोग आते हैं, वहाँ पे सीमा उतनी एक तरह से कहा जाए सख्त नहीं रही। उसके ऐतिहासिक कारण हैं। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, बांग्लादेश बना, तब से ही बड़ी संख्या में उधर से इस पार लोग आते रहे हैं। ये बात सच है। लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान दोनों होते हैं जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में भारत आते हैं। पर बीजेपी के लिए घुसपैठियों से मतलब या घुसपैठियों का मतलब सिर्फ मुसलमान है, हिंदू उसके लिए शरणार्थी हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में है, इसी 2025 में इधर, और असम और बंगाल में 2026 के मार्च और अप्रैल में। यानी बांग्लादेश से इधर भी लोग आते हैं, बंगाल भी, बिहार की ओर और ये असम की ओर। और यहाँ पर एक मुद्दा घुसपैठ का बनाया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि बिहार में भी लगभग 20 साल से बीजेपी सत्ता में है, एक छोटे से वक्फे को अगर छोड़ दिया जाए, और असम में तो 10 साल हो जाएंगे चुनाव तक। इन राज्यों में नाकामियों का अंबार है, बेरोजगारी और गरीबी बड़ा मुद्दा है। सरकार के पास इनका कोई जवाब नहीं, इसलिए घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसका लाभ बंगाल में भी मिलेगा। वैसे भी बांग्ला भाषी मुस्लिम को बांग्लादेशी बताना बहुत आसान है।
और इस तरह घुसपैठियों का मुद्दा मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैलाने का आधार बन जाता है और ये करने में बीजेपी काफ़ी माहिर है। पिछले दिनों गुड़गांव, दिल्ली और आसपास के कई ऐसे परिवारों को डिपोर्ट किया गया या करने की कोशिश की गई जो दरअसल भारतीय थे, लेकिन उनकी ज़बान बांग्ला थी, तो बस पुलिस के लिए वो बांग्लादेशी हो गए। अब ये सवाल भी जानना चाहिए कि आखिर घुसपैठ की जिम्मेदारी किसकी है, और यानी उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और नाकामी किसकी है, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठ बड़े पैमाने पर हो रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। देश के गृह मंत्री न राहुल गांधी हैं और न तेजस्वी यादव, जिनके अधीन सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है। ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी है और गृह मंत्री हैं अमित शाह। अगर घुसपैठ हो रही है तो नाकामी भी गृह मंत्री की है, अमित शाह जी की। तो क्या मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेंगे? मोदी जी ने सीना ठोक कर दावा किया है कि वे देश से घुसपैठियों को निकाल देंगे। ऐसा लगता है कि वे पहले प्रधानमंत्री हैं जो ये काम करेंगे। सच्चाई ये है कि घुसपैठियों की शिनाख्त करना, उन्हें डिपोर्ट करना एक सतत प्रक्रिया है। कानून के जरिए ये काम सभी सरकारें करती रही हैं और इस मोर्चे पर मोदी सरकार ज़रूर भाषणबाजी ज़्यादा कर रही है, वरना जिन मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनके समय आज से कई गुना ज़्यादा घुसपैठियों को वापस भेजा गया था। और इसके आंकड़े हैं जो सरकारी आंकड़े हैं। 2004 से 14 के बीच 88,792 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजा गया। और मोदी जी के राज में 2014 से 17 पहले 4 साल में 1822, सिर्फ 1822। और फिर जब 2025 में ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के आसपास ये मुद्दा और गरमाया तो 2000 लोग और भेजे गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि 4000 लोग भी वापस नहीं भेजे गए हैं बीते 11 सालों में, जबकि 10 साल में मनमोहन सिंह के समय 88,792 लोग डिपोर्ट किए गए थे। मनमोहन सरकार इस मुद्दे पर कहीं ज़्यादा मुस्तैद थी, लेकिन उसका चुनावी लाभ लेने की वो कोशिश नहीं करती थी। अजीब बात है, मोदी जी उस सरकार का आधार रही, यानी यूपीए सरकार का जो आधार रही कांग्रेस, उसको घुसपैठ के लिए निशाना बना रहे। आपने क्या कभी ऐसे चौकीदार को देखा है जो चोरी तो ना रोक सके, लेकिन घूम घूम कर चोरी के खिलाफ, चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भाषण दे? ऐसे चौकीदार को शायद ही कोई अपने घर की रखवाली का जिम्मा दे, लेकिन देश को हम घर जैसा कहाँ समझते हैं। खैर, ज़रा बात कर लेते हैं डेमोग्राफी की, यानी आबादी के अनुपात की, जिस पर मोदी जी सवाल उठा रहे हैं। ये राजनीतिक दांव है या फिर वास्तविक चिंता? पहला सवाल तो यही है कि डेमोग्राफी के आंकड़े कहाँ से आए, यानी अगर डेमोग्राफी में बदलाव हुआ, आबादी के अनुपात में बदलाव हुआ, तो आंकड़े आए कहाँ से, प्रधानमंत्री जी को पता कैसे चला? ये बुनियादी सवाल है, क्योंकि जनगणना 2011 के बाद हुई ही नहीं है। बीते 14 साल से नहीं हुई है जनगणना, जबकि 10 साल में हो जानी चाहिए थी। जिस कोविड के बहाने जनगणना स्थगित की गई थी, वो भी 2022 तक खत्म हो गया और आज 2025 है, लेकिन कोई जनगणना नहीं हुई। और 2011 के जनगणना के मुताबिक देश में मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? 14.2%। इस समय बीजेपी खासतौर पर असम में और तमाम जगह ये माहौल बना रही है कि देश में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और अगर बीजेपी नहीं रही तो ये पता नहीं क्या होगा आने वाले दिनों में। इस तरह की बातें व्हाट्सएप में फैलाई जाती हैं लगातार। अब आबादी हवा में तो बढ़ती नहीं है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसको भी हम समझेंगे कि आखिर आबादी बढ़ने की दर है क्या। वैसे जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक का आखिर जो आधिकारिक आंकड़ा है वो तो यही है, 14.2%। अगर हम बढ़ोतरी का कोई अनुमान लगाते भी हैं
तो 2025 में हद से हद मुस्लिमों की देश में आबादी 15% के आसपास कही जा सकती है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों की आबादी का प्रतिशत बढ़ने से जुड़ी बातों का कोई आधार नहीं है, बीजेपी नेता चाहे जितना दुष्प्रचार करते हो। तो फिर डेमोग्राफी बदलने की बात कहां से आती है? अगर आबादी से इसका कोई लेना देना नहीं है तो डेमोग्राफी बदलती कैसे है? डेमोग्राफी को थोड़ा समझिए। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी जिले के किसी मोहल्ले में मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई, हिंदू कम हो गए। इसे बीजेपी नेता खास तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, इस पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन यह होता कैसे? दरअसल मनुष्य की यात्रा जब से शुरू हुई है, सभ्यता की यात्रा, तब से वो धरती पर घूम ही रहा है। पहले चरवाहों की तरह घूमता था, फिर वो उपजाऊ मिट्टी की तलाश में घूमता रहा और आज बेहतर नौकरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बेहतर अवसर की तलाश में हर समय हर पीढ़ी नई जगह पर जाती रहती है। आप में से जितने लोग इस शो को देख रहे हैं वे शायद ही उन जगहों पर रहते हों जहां उनके पुरखे रहते थे। गौर से देखिए, हमारे इर्द गिर्द के तमाम नौजवान दूसरे शहरों में चले गए क्योंकि कमाने या नौकरी के ज्यादा अवसर उन्हें दूसरी जगहों पर मिल रहा है। और जहां तक अवसरों की बात है, वो हिंदुओं के पास ज्यादा है क्योंकि उनका मध्य वर्ग बड़ा है, जबकि मुस्लिमों में गरीबों की तादाद ज्यादा है। वे कमाई के लिए छोटे मोटे काम धंधे करते हैं और आमतौर पर अपनी रिहाइश के आसपास ही वे काम करते हैं। उत्तर भारत के तमाम जिलों के बच्चे इन दिनों बेंगलुरु या पुणे जैसे शहरों में बस रहे हैं, खासतौर पर सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने वहां किस्तों में ही सही घर भी खरीद लिया है और माँ बाप पर दबाव है कि उम्र बढ़ने के साथ वे अपने बच्चों के पास चले जाएं। ऐसे में उनके घरों में ताला लगना स्वाभाविक है। देश में बनाए गए सांप्रदायिक माहौल ने भी जिस तरह का अविश्वास पैदा किया है, वो भी लोगों को मजबूर कर रहा है कि वे अपने धर्म की बहुसंख्या वाली आबादी के मोहल्लों में बसें। सुरक्षा के सवाल ने गेटवाइजेशन बढ़ाया है। गेटवाइजेशन यानी एक ही तरह के लोग एक जगह, एक छोटी सी जगह में रहते। पहले एक ही मोहल्ले में हर धर्म हर जाति के लोग रहते थे, लेकिन अब समर्थ लोग उन इलाकों में चले जाते हैं जहां उनके धर्म के मानने वालों की तादाद ज्यादा है। घरों पर ताला तो लगेगा ही। कुछ दिनों के बाद ऐसे घरों की गिनती कर कर कोई दंगाई अखबार छाप देता है कि हिंदुओं का फला मोहल्ले या शहर से पलायन हो रहा है और राजनीति की नफरती गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। डेमोग्राफी बदलने का यही अर्थ है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस की तो रणनीति ही हिंदुओं को भयभीत करके उन्हें एकजुट करने की रही है। तो ये मुद्दा जोर शोर से उछाला जाता है। वैसे इस तस्वीर को देखिए तो पलायन और घुसपैठ का एक और स्तर समझ में आ जाएगा। कुछ दिन पहले ये तस्वीरें बड़ी चर्चित हुई थी। अमेरिका से तमाम भारतीयों को, नौजवानों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर वापस भेज दिया गया था। ये कौन लोग थे? ये डरकर नहीं गए थे भारत से, उन्हें किसी ने भगाया नहीं था। उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे कि किसी तरह वे अमेरिका में घुस जाएं, अवैध तरीके से। अमेरिका को अपना वतन बनाना चाहते थे क्योंकि वहां अवसर बेहतर है। अमेरिकी सरकार ने उन्हें बेदर्दी से वापस भेज दिया, जो शायद उन्हें कानूनी हक भी है। अब यह अलग बात है कि हथकड़ी बेड़ी न लगाते तो थोड़ा सम्मान रह जाता। धीरे धीरे वहां यह मुद्दा बड़ा हो रहा है, जिसका ट्रंप जैसे नेता जमकर फायदा उठाते हैं। लेकिन गौर से देखिए तो ये एक मानवीय संकट है। लोग बेहतरी के लिए उन जगहों पर जाने का जोखिम लेते ही हैं जहां संभावनाएं ज्यादा हैं। जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, क्योंकि ये बात सच है कि सीमाएं इस तरह खोली नहीं जा सकती जब तक मौजूदा जो राष्ट्र राज्य हैं वो वजूद में हैं। लेकिन भारत में इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया जाता है, यानी जैसे ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। विपक्ष के किसी नेता ने घुसपैठियों को भारत में बसाने की वकालत नहीं की है, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी है। वे अपनी नाकामी को अगर नेहरू जी पर डाल सकते हैं, जिनका निधन 1964 में हो चुका है, तो फिर राहुल गांधी क्या चीज़ है?
मोदी जी जानते हैं कि घुसपैठ का सवाल उठाते ही मुस्लिम आबादी बढ़ने का डर फैलाया जाएगा, और अगर विपक्ष मुस्लिमों पर इस तरह संदेह करने, उन पर अत्याचार करने का सवाल उठाएगा तो तुरंत तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा सकता है। तो ज़रा देख लेते हैं कि इस सिलसिले में जो बातें कही जाती हैं उनकी असलियत क्या है, और ये सारे आंकड़े मोदी सरकार के हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो 2019 से 21 के बीच हुआ, उसके आंकड़े जो कहते हैं वो देखकर आपको पता चल जाएगा कि दरअसल हो क्या रहा है। पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदायों की तुलना में मुसलमानों की प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा गिरी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सरकारी डाटा है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR ये बताता है कि प्रति महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है जो जीवित रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर TFR 2.0 यानी 2 हो गया है, यानी हर महिला 2 बच्चों को जन्म देती है, जो प्रतिस्थापन स्तर यानी रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम है। प्रतिस्थापन स्तर का अर्थ है कि जनसंख्या न घट रही है और न बढ़ रही है, और भारत ने वो स्थिति प्राप्त कर ली है। NFHS यानी जो ये सर्वेक्षण अभी 5 है, ये 4 था, उसमें 2.2 ये दर थी। ये चार्ट देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा। जो NFHS है 5, ये नया है। इसमें बताया गया है कि हर जो समुदाय है उसमें प्रजनन दर क्या है। अभी जो लेटेस्ट है उसमें हिंदू 1.94, जो 2.1 थे 15-16 में NFHS 4 में। मुस्लिम 2.36, जो 2.62। हिंदुओं में ये जो 41.2% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि मुसलमानों की प्रजनन दर में 46.5%। सबसे तेज गति से मुस्लिमों का प्रजनन दर गिरा है। इसके अलावा ईसाइयों में 1.88 है इस समय TFR, जो लगभग 2 था जब 15-16 में NFHS 4 हुआ था। यानी राष्ट्रीय परिवार जो सर्वेक्षण है, स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। इसमें ईसाई जो हैं वो 2 थे। सिख 1.61 है इस समय NFHS 5 में, जो लगभग इतना ही था इनका दर 4 में। जैन 1.6, जो लगभग 1.2 था, और बौद्ध और नौ बौद्ध 1.39, जो लगभग 1.17 था NFHS 4 में। और आप देखिए कि मुसलमानों में सबसे तेज़ गिरावट, हिंदुओं में 41.2%। इसका हम 1992-93 से 2019 से 21 ये जो पूरा प्रतिशत है उसको देखा जा रहा, जब ये सर्वेक्षण शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक। और ईसाइयों और सिखों में लगभग 33% की गिरावट नज़र आ रही है। यानी सभी में गिरावट है। आबादी जो है सबकी बढ़ने की दर बढ़ तो रही है, वो स्वाभाविक है, लेकिन बढ़ने की दर कम हो रही है, और सबसे ज़्यादा कमी आई है मुसलमानों में। यानी जैसे जैसे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, बच्चों की संख्या कम होने लगती है। गरीबों में ये दर ज़्यादा होती है, यानी बच्चे पैदा करने की दर, क्योंकि जागरूकता का अभाव होता है, और कई बार ज़्यादा बच्चों का मतलब ज़्यादा कमाई भी होता है। बहरहाल दशकों के परिवार नियोजन अभियान के प्रचार का असर अब दिख रहा है कि सभी समुदायों में आबादी को रोकने की प्रवृत्ति नज़र आ रही है। लोग समझ गए हैं कि कम बच्चे होना एक परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए ज़रूरी है। ये चार्ट उसका सटीक उदाहरण है। इसी के साथ ये सर्वेक्षण एक और दुष्प्रचार का भी जवाब देता है। आप इस तस्वीर को देखिए, काफ़ी मजाक किया जाता है कि हम 4 हमारे 40, यानी एक मुस्लिम जो है वो तो साहब 4 पत्नियां उसकी होती हैं, 4 बीवी होती हैं, 40 बच्चे होते हैं। आमतौर पर ये प्रचार बहुत लोग करते हैं, और मेरा दावा है कि शायद ही किसी ने
आज तक किसी ऐसे मुसलमान को देखा हो जिसकी 4 बीवियां हों एक ही घर में? ख़ास तौर पर हमने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो बताइए, आपके किसी जानने वाले ने देखा हो तो बताइए, जहां 4 बीवियों के साथ कोई व्यक्ति रह रहा हो। यह बात सच है कि धार्मिक आधार पर इसकी इजाज़त है, लेकिन ये लगभग असंभव जैसी स्थिति बनी हुई है। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या सचमुच ये जो बहुपत्नी प्रथा है ये सिर्फ मुस्लिमों में है? एक से ज़्यादा शादी, 4 तो शायद ही मैंने कहा कि किसी ने देखा हो, लेकिन एक से ज़्यादा भी सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये और भी जगह है। और आपको इसी सर्वेक्षण का एक हम आधार, उसका जो नतीजा है वो दिखा रहे हैं। हिंदुओं में बहुपत्नी प्रथा की दर जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 1.3% है, मुसलमानों में 1.9% है, ईसाइयों में सबसे अधिक है 2.1% और अन्य धर्मों में भी 1.6% ये दर है। और इसकी गिरावट आप देखें 1992-93 से तो 1.4% हिंदुओं में कमी हुई है, 2% की कमी मुस्लिमों में हुई है, ईसाइयों में 2.3% की कमी हुई है और अन्य धर्मों में भी 1.8% की कमी हुई है। यानी लगातार ये दर कम होती जा रही है। और बहुपत्नी या एक से ज़्यादा शादी का जो मसला है उसका मुसलमानों से लेना देना नहीं है, वो सभी धर्मों में हमको नज़र आता है और इनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 1.3 और 1.9 में क्या फ़र्क है आप समझ सकते हैं। तो चाहे घुसपैठ का सवाल हो या फिर आबादी का, सरकार का फ़र्ज़ है कि वो तर्कसम्मत ढंग से समस्याओं का हल निकाले, इन समस्याओं के ज़रिए किसी समुदाय को निशाना न बनाए। इन मुद्दों के आधार पर वोट बटोरने की कोशिश कई बार सफल तो होती है, लेकिन देश असफल हो जाता है। मुसलमान भी इस देश की मिट्टी में रचा बसा है और उसे सजाने संवारने में उसने पीढ़ियां होम की हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय को सतत संदेह के दायरे में रखने वाले और कुछ भी हो सकते हैं, देशभक्त नहीं हो सकते। अफसोस कि इस नफरती अभियान का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। वे संविधान को माथे पर लगाते हैं जो समता स्वतंत्रता के साथ साथ भ्रातृत्व यानी भाईचारे की बुनियाद पर खड़ा है, लेकिन मोदी जी की ज़बान बताती है कि उनके दिमाग में संविधान नहीं कुछ और है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।